सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। अफगानिस्तान में लास्ट बैटल का आगाज हो चुका है। युद्ध का ग्राउंड जीरो अब काबुल शहर बन गया है, जहां तालिबान लड़ाके और अफगान फोर्सेस में भीषण टक्कर चल रही है। आतंकी सेना ने 3 अगस्त की रात से काबुल सिटी को दहलाना शुरू कर दिया था। सिलसिलेवार बम धमाकों से पठान लैंड में बारूदी कोहराम लाने के बाद तालिबानी आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर काबुल के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन को कब्जे में ले लिया था। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के घर में घुसकर टेरर आर्मी ने ताबड़तोड़ फायरिंग तक की, जिसके बाद अफगान फोर्स ने फ्रंट संभाला और फिर जोरदार भिड़ंत हुई। करीब 4 घंटे के भीषण युद्ध के बाद तालिबानी फाइटर काबुल फ्रंट से हटे, लेकिन जैसा अटैक काबुल में हुआ उससे अंदाजा लग गया कि अब अफगानिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। लेकिन युद्ध में पिट रहे आतंकी लड़ाकों ने बाजी कैसे पलट दी? गैंग्स ऑफ मुल्ला बरादर के आत्मघाती दस्ते में कितने लश्कर शामिल हो चुके हैं? वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए टेरर आर्मी का बजा बिगुल, तालिबान का ऑपरेशन काबुल। तालिबान का ऑपरेशन काबुल, टेरर आर्मी का राजधानी पर हमला। पठान लैंड में अब कोई सलामत नहीं। डिफेंस मिनिस्टर के घर में घुसकर अटैक, प्रेसिडेंट अशरफ गनी की जान पर बनी। चौबीस घंटे अफगानिस्तान पर बहुत भारी है। क्या तालिबान को रोक पाना नामुमकिन है? जैसे हमले हैं, जैसे विस्फोट हैं, जैसे बारूदी जलजला उठ रहा है। भीषण युद्ध में जितना बारूद बरस रहा है, वो बेहद डरावने संकेत दे रहे हैं। आतंकी सेना की जैसी तैयारी है, उससे साफ हो चुका है कि पठान लैंड में तालिबान का कोई तोड़ नहीं। आतंकी सेना ने काबुल में कहर बरपा दिया है। जगह जगह दहशतगर्दों ने जोरदार अटैक से टेरर की सल्तनत कायम कर ली है, जिनसे बचने के लिए अफगान नागरिक खुदा को याद कर रहे हैं। सड़कों पर, घरों में, बाजार में जहां देखिए वहां टेरर आर्मी से टकराने के लिए अफगानी नारे बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इस जज्बे भर से जल्लादों से लोहा लेना आसान नहीं है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पठान लैंड की लड़ाई अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। तालिबानी लड़ाकों का मकसद अफगान हुकूमत को उखाड़ फेंकना है। लीडरशिप का टोटल सफाया है। काबुल में बारूदी धमाके अंजाम देने के साथ अफगानिस्तान की टॉप लीडरशिप को घरों में घुसकर आतंक की निशाना बनाने में लगे हैं। अफगान फोर्सेस तालिबानी लड़ाकों के आगे बेबस नजर आती है। गुरिल्ला वॉर टैक्टिक से युद्ध लड़ रहे खूंखार आतंकी हर मौके को भुना रहे हैं। अगस्त से अफगान युद्ध का बैटल ग्राउंड कैपिटल सिटी काबुल बन चुकी है। टेरर ब्रिगेड ने हमले की शुरुआत बम विस्फोट से की थी। बम विस्फोट भी काबुल के हाई सिक्योरिटी जोन में किया गया। शीरपुआर, काबुल, यह काबुल सिटी का सबसे सुरक्षित इलाका है। राष्ट्रपति का महल, कई देशों के दूतावास, अफगान सरकार के मंत्रियों के बंगले इसी जगह हैं। शीरपुआर के पौश बाजारों में रात भर भीड़ भाड़ भी रहती है। इसी वजह से तालिबान ने इस ठिकाने को अटैक के लिए चुना। मंगलवार की रात शीरपुआर में तालिबान का पहला बम फटा। धमाके के साथ शीरपुआर में शोले उठने लगे। धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक दिया। धमाके की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। लेकिन यह तालिबानी हमले का ट्रेलर भर था। सीरियल अटैक होते ही पूरे अफगान में खलबली मच गई, क्योंकि टेरर ब्रिगेड के टारगेट पर टॉप अफगान लीडरशिप थी। तालिबान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, सांसद मोहसिन आजमी, प्रेसिडेंट अशरफ गनी को तालिबानी लड़ाके ठिकाने लगाने वाले थे। तालिबान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर के बाहर आत्मघाती हमलावर ने कार में बम धमाका किया। धमाके से मची अफरा तफरी के बीच आतंकियों ने डिफेंस मिनिस्टर के घर पर धावा बोल दिया। हाईटेक मशीन गनों से लैस आतंकी लड़ाकों ने बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की।
गोलियों की तड़तड़ाहट से शीरपुआर थर्रा रहा था। उसी वक्त दूसरे ठिकाने पर टेरर आर्मी टूट पड़ी। सांसद मोहसिन आजमी के घर के बाहर भी विस्फोटक से लदी एक कार में धमाका किया गया। फिर डिफेंस मिनिस्टर के घर अटैक की तर्ज पर आजमी के बंगले पर गोलीबारी की गई। तालिबान के इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। राजधानी काबुल में तालिबान के भीषण हमले से फैली दहशत के बीच राहत की बात बस इतनी रही कि टेरर आर्मी राष्ट्रपति अशरफ गनी के महल तक नहीं पहुंच पाई। तालिबानी हमला रुकने के बाद डिफेंस मिनिस्टर ने वीडियो रिलीज कर अपनी सलामती की जानकारी भी दी, जिसके बाद अफगान नागरिक सड़कों पर उतर आए। काबुल में अफगान नागरिकों ने अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद कर आतंकियों से मुकाबले की कसम दोहराई। अफगान युद्ध अब आर पार के मोड़ पर है। किसी भी वक्त कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि तालिबान आखिरी किले तक फतह के करीब है। शीरपुआर अटैक से यह भी साबित हो चुका है कि तालिबानी लड़ाके काबुल सिटी में दाखिल हो चुके हैं। हमले में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ उसके बल पर अफगान सरकार का तख्ता पलट करने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जंग में पिट रहे आतंकी अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए? अफगान युद्ध में बाजी पलटने वाली पलटन पाकिस्तानी है। अलकायदा आतंकियों के साथ तालिबान की तरफ से लश्कर-ए-तौबा की टोली भी कत्लेआम मचा रही है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमारी ने बताया, तालिबान के आतंकी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, अंसारुल्लाह के 10,000 आतंकी अफगान युद्ध में मोर्चा ले रहे हैं। दुनिया भर के कट्टर इस्लामिक लड़ाकों की सेना तालिबान का साथ दे रही है। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI चोरी छिपे आतंकी सेना की मदद में जुटी है। बाजवा आर्मी के अफसर तक को अफगानिस्तान सेना ने मार गिराया। पाकिस्तान की पैंतरेबाजी से परेशान अफगानिस्तान ने भारत से मदद की फरियाद की है। अफगानी विदेश मंत्री अतमान ने भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से युद्ध अपराध अंजाम दे रहे पाकिस्तान और तालिबान का हिसाब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में करने की अपील की। हालांकि अब अफगान युद्ध उस मोड़ पर है जहां अपील और दलील की कोई गुंजाइश नहीं बची। टेरर आर्मी ताबड़तोड़ हमले कर काबुल फतेह के मिशन पर है। ऐसे में दहशतगर्दों को रोकने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा, वरना अफगानिस्तान में आतंकी हुकूमत काबिज होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफगानिस्तान में जबरदस्त जंग जारी है। खासकर हेलमंद प्रांत में 10 में से 9 शहरों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। लश्कर गाह में जबरदस्त टकराव चल रहा है। बाकी दूसरे हिस्सों में भी तालिबान कोहराम मचा रहा है, सड़कों पर कत्लेआम कर रहा है। क्रूरता के लिए कुख्यात तालिबान के आतंकियों ने लोगों के घरों के बाहर लैंडमाइन बिछाना शुरू कर दी है। बदन पर बुलेट प्रूफ जैकेट, कंधे पर AK-47 राइफल, गर्दन में अफगानी गमछा और दिलो दिमाग में विध्वंस का इरादा। इसी अंदाज में ये तालिबानी दहशतगर्द तांडव मचाने सड़क पर निकलते हैं। बारूद बरसाते हैं, कत्लेआम मचाते हैं और बेजान जिस्मों की ढेर लगा देते हैं। यूं तो ये दृश्य खूनी तालिबानियों के जौजान प्रांत का है, मगर स्पिन बोल्डक में भी ऐसे ही नरपिशाच सड़क पर घूम रहे हैं और हेलमंद प्रांत में भी। हेलमंद में अवैध आधिपत्य को आकार देते हुए तालिबानी आतंकी सड़क पर बंदूक लेकर नाच रहे हैं। करीब समूचा हेलमंद प्रांत अब तक तालिबान के अधीन हो चुका है। टीवी और रेडियो स्टेशन पर तालिबानियों के कब्जे हैं। लोग अपने ही घरों में बंद हो चुके हैं। चारों तरफ खौफ का कब्जा है, क्योंकि लश्करगाह शहर पर पताका फहराने के लिए तालिबानी आतंकी जोरदार आक्रमण कर रहे हैं। लश्करगाह में हजारों लोग घरों में फंस चुके हैं, जबकि कई लोग अपने आशियानों को छोड़कर भाग रहे हैं। हेलमंद नदी के किनारे जाकर ठहरे हुए हैं। लश्करगाह में सड़कों पर लाशें बिखरी हुई हैं। हालांकि लाशें तालिबानियों की हैं या अफगान आर्मी की, ये बताने वाला कोई नहीं है।
पिछले एक दिन में लश्करगाह में कम से कम 40 नागरिक मारे गए हैं। हालांकि लश्करगाह को बचाने के लिए अफगान आर्मी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। लश्करगाह में कुछ यूं एयर स्ट्राइक की है अफगान आर्मी ने तालिबानियों के अड्डे पर। जबरदस्त हवाई हमले में कितने तालिबानी मारे गए इसके मुकम्मल आंकड़े नहीं हैं, लेकिन तालिबानियों के भारी नुकसान की खबर है। लश्करगाह में 24 घंटे के अंदर अफगान स्ट्राइक में 77 तालिबानी मारे गए हैं। हेलमंद स्ट्राइक में तालिबान के 3 कमांडर भी मारे गए हैं। हेलमंद के अलावा पश्चिम में हेरात में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। हेरात पूरी तरह से जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। तालिबान से लड़ने के लिए सरकार ने सैकड़ों की संख्या में अफगान कमांडो को शहर में तैनात किया है। यहाँ पर पिछले कई दिनों से दोनों पक्षों के बीच युद्ध जारी है। शहरों में चारों ओर गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है। कब्जे की भीषण युद्ध के बीच क्रूर तालिबानी लोगों के घरों के बाहर लैंडमाइंस लगाने लगे हैं। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने कहा, हमें इस बात की रिपोर्ट मिली है कि तालिबान नागरिकों के घरों के बाहर लैंडमाइंस लगा रहा है और अफगान सुरक्षा बलों पर हमला करने के दौरान परिवारों के पीछे छिप रहा है। यदि इसकी पुष्टि होती है तो ये युद्ध अपराध है। हालांकि तालिबानी आतंकी कब के युद्ध की मर्यादा को बारूदों से ध्वस्त कर चुके हैं। लोगों का गला काटने वाले तालिबानी लैंडमाइन बिछाकर क्रूरता की पराकाष्ठा पर तांडव कर रहे हैं। स्पिन बोल्डक में भी तालिबानियों ने पूर्व और वर्तमान सरकारी अधिकारियों की पहचान की और उनकी हत्या कर दी। स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग की माने तो कम से कम 40 लोगों की तालिबान ने हत्या कर दी है। स्थिति विकट है, जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। तालिबानियों पर अफगान आर्मी भी जबरदस्त पलटवार कर रही है। बताया जा रहा है कि 223 जिलों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। 116 में लड़ाई जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया हाउस पर भी तालिबानियों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 3 महीनों में हिंसा में हो रहे इजाफे की वजह से देश में 51 मीडिया आउटलेट बंद कर दिए गए। 5 टीवी नेटवर्क और 44 रेडियो स्टेशन, 1 मीडिया सेंटर और 1 समाचार एजेंसी उन आउटलेट्स में शामिल हैं। 4 टीवी नेटवर्क सहित 16 मीडिया आउटलेट हेलमंद में हैं, जिन्होंने हाल के हफ्तों में काम करना बंद कर दिया है। 6 से अधिक मीडिया आउटलेट तालिबान के हाथों में चले गए हैं। पिछले 2 महीने में 2 पत्रकारों की जान जा चुकी है। 5 रेडियो स्टेशन बगलान, फरियाब, बदख्शा और समांगन प्रांतों में अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में तालिबान समर्थक प्रसारण शुरू कर दिया गया है। जाहिर है कि हर लिहाज से अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। हालांकि हेरात की सलमा डैम उड़ाने की तालिबानी कोशिश अफगान आर्मी ने नाकाम कर दी है, लेकिन हिंदुस्तान के बनाए हुए सलमा डैम पर खतरा बरकरार है। लिहाजा तालिबान के आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद रूस भी एक्शन में आ चुका है। अफगान बॉर्डर पर रूसी सेना ने उज्बेकिस्तान की आर्मी के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। 1,500 रूसी और उज्बेक सैनिक वॉर एक्सरसाइज में शरीक हुए हैं। ये युद्धाभ्यास 5 दिनों तक चलेगा। अभ्यास में 300 से अधिक बख्तरबंद वाहन, 25 लड़ाकू और परिवहन हेलीकॉप्टर और लड़ाकू और बम वर्षक जेट शामिल हैं। इसमें तजाकिस्तान सेना भी शामिल है। तालिबान के खतरे को देखते हुए रूस ने ही अफगान बॉर्डर पर युद्धाभ्यास की पहल की है। जाहिर है कि अफगानिस्तान में तालिबान के प्रसार और उसके तांडव का ये असर है, क्योंकि हर बढ़ते दिन के साथ तालिबान का कोहराम बढ़ता जा रहा है और अफगानिस्तान के साथ साथ तमाम पड़ोसियों के लिए फिक्र की बात है।
ईरान के राष्ट्रपति रूहानी की एक ही ख्वाहिश थी, जो उनके कार्यकाल के अंत होने के साथ अधूरी रह जाने के आसार थे। लेकिन अब लगता है कि दुनिया गलत सोच रही थी। ईरानी राष्ट्रपति रूहानी जाते जाते ही सही, लेकिन लगता है विश्व युद्ध करवा कर ही मानेंगे। कहा यह जा रहा है कि रूहानी ने समंदर के पानी में ऐसी चिंगारी सुलगाई है कि तपिश अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल महसूस कर रहे हैं। अरब सागर में तेल टैंकर पर हमले के बाद अब ब्रिटेन ने ईरान पर जहाज को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। क्यों ईरान के खिलाफ एक बड़े युद्ध का ऐलान हो सकता है, यह आपको इस रिपोर्ट को देखकर समझ आ जाएगा। जाते जाते नहीं माने रूहानी, भड़की चिंगारी, अब जंग तूफानी। ब्रिटिश नेवी का शिप हाईजैक, ब्रिटेन अब करेगा ईरान पर अटैक। विश्व युद्ध का नया मैदान तैयार, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल करेंगे प्रहार। एक हफ्ते से समंदर में हलचल है। एक हफ्ते में 2 ऐसी वारदातें हुई हैं जिसे रूहानी के दिमाग की खुराफात माना जा रहा है। ईरान खुलकर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन शक रूहानी के अलावा किसी और पर भी है। माना जा रहा है कि रूहानी जिस तरह से अपना कार्यकाल खत्म करने से पहले अपने बाकी रह गए कामों का फटाफट निपटारा कर रहे हैं, उसी तरह से वो जाते जाते अमेरिका और इजराइल से युद्ध का सपना भी पूरा कर सकते हैं। कैसे, ये हम समझाते हैं। ब्रिटिश नेवी को एक जहाज के हाईजैक होने का शक हुआ। ओमान की खाड़ी में यूएई तट के पास जहाज से संपर्क टूटा था। करीब 4 जहाजों ने अज्ञात परिस्थितियों में जहाज का नियंत्रण खोने का सिग्नल भेजा था। मंगलवार को जहाजों के अपहरण की घटना की जांच शुरू हुई और फिर बुधवार को ब्रिटिश नेवी ने ऐलान किया कि यूएई के तट पर एक जहाज में सवार हुए अपहरणकर्ताओं ने जहाज को छोड़ दिया है। ब्रिटिश नेवी के ऐलान से इतना तो साफ हो गया कि वाकई जहाज को हाईजैक किया गया था, लेकिन इससे आगे की खबर अभी नहीं आ सकी है। इससे पहले ब्रिटेन और ईरान ने अरब सागर में एक तेल टैंकर पर हुए हमले के बाद बढ़े हुए तनाव के बीच सोमवार को एक दूसरे के राजनयिक को तलब किया था। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल की तरफ से इस तेल टैंकर पर हमले के लिए ईरान को दोषी ठहराया गया है। तेल टैंकर एमवी मर्सर स्ट्रीट पर गुरुवार को ड्रोन हमला किया गया था। इस हमले में ब्रिटेन के एक नागरिक और रोमानिया के एक नागरिक की मौत हो गई थी। रूहानी दोनों ही मामलों में चुप है। ईरान इनकार कर रहा है, लेकिन इजराइल आग उगल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरान को सीधी धमकी दी है। बेनेट ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की और पूरे भरोसे के साथ कह दिया कि जहाज पर ड्रोन अटैक ईरान ने ही किया है। पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल का खुफिया तंत्र बेहद मजबूत है। इजराइल ने यह भी कह दिया है कि उसके पास ईरान के खिलाफ सबूत हैं, इसलिए वो अब ईरान को अपने तरीके से जवाब देने वाला है। ब्रिटेन के साथ इजराइल की नाराजगी क्यों है, ये भी समझ लीजिए। मर्सर स्ट्रीट का प्रबंधन लंदन की एक कंपनी करती है, जो इजराइल के अरबपति जोडियाक समूह का हिस्सा है। लेकिन इस हमले में ब्रिटेन के एक नागरिक की मौत हुई है और जहाज इजराइल का है, तो इजराइल इसे खुद पर हमला मान रहा है। ड्रोन अटैक के बाद अमेरिका का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन और गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस मिसर ने मर्सर स्ट्रीट को सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचाया है। इजराइल ने ईरान को जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन और रोमानिया से बातचीत चल रही है। 3 देशों की रणनीति तैयार ही हो रही थी कि ब्रिटिश नेवी ने जहाज के अपहरण के बारे में बताकर चिंगारी को शोलों में बदल दिया है। अब अगर इजराइल ने ईरान से बदला लेने का एक्शन शुरू किया तो युद्ध बहुत भयानक हो सकता है। ब्रिटेन और अमेरिका भी ईरान को सबक सिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। माना जा रहा है कि रूहानी जाते जाते इजराइल से अपना हिसाब चुकता करेंगे और अपनी मिसाइलों का पावर दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
साल 2021 के पहले 6 महीनों में ही चीन ने कम से कम 20 नेवल एक्सरसाइज की हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि साल 2020 में चीन ने पूरे 12 महीने में 13 नौसैनिक अभ्यास किए थे। अमेरिकन थिंक टैंक ने अब चीन की वॉर प्रिपरेशन पर बड़ी जानकारी सामने रखी है। जानकारी यह है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो खुद ब खुद मर जाएगा। आखिर अमेरिकी इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्यों कहा और चीन की वो कौन सी कमजोरी है जिसकी वजह से ताइवान पर हमला करना उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी? आप खुद देखिए। पीएलए की हैसियत कितनी है? प्रोजेक्ट 2049 में लिखी जितनी है। सुपर पावर बनने का ख्वाब भूलो जिनपिंग, ताइवान में बन चुकी है ड्रैगन की डेथ रिंग। 6 अगस्त याद रखो, महाफरेबी चीन, पेंटागन का एक ऑर्डर बदल देगा सीन। जीत जाने का वहम और ताकत का नशा जब चढ़ता है तब ये पता ही नहीं चल पाता कि चूक कहां हुई। नतीजा एक चौंकाने वाली हार होती है। ऐसी ही एक शिकस्त ड्रैगन का इंतजार कर रही है, वो भी ताइवान में। अमेरिका के वर्जीनिया में प्रोजेक्ट 2049 के नाम से एक इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट को अमेरिका की एशिया पैसिफिक पॉलिसी का थिंक टैंक माना जाता है। प्रोजेक्ट 2049 की लेटेस्ट रिपोर्ट में चीन को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर बीजिंग के वॉर रूम में मीटिंग पर मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट 2049 की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर चीन ताइवान पर कब्जे के लिए चढ़ाई करेगा तो चीन का जीतना एक चमत्कार ही कहलाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान पर फतह हासिल करने के लिए चीन को ताइवान के 14 समुद्री तट पर कब्जा करना होगा, लेकिन यह बहुत मुश्किल है क्योंकि ताइवान के पास यह क्षमता है कि वो अपने 14 बीच को मिलिट्री जोन में बदल सकता है और तकरीबन 4.5 लाख की सेना चीन को सबक सिखाने के लिए खड़ी हो जाएगी। इंग्लिश में एक टर्म है Z-Day। इसका मतलब होता है इंसान और जॉम्बीज के बीच का युद्ध। प्रोजेक्ट 2049 की रिपोर्ट में चीन को ज़ॉम्बी जैसा दुश्मन बताया गया है और दावा किया गया है कि ताइवान को जीतने के लिए चीन वहां के राष्ट्रपति तक को बंधक बना सकता है। लेकिन अगर ताइवान की फौज ने चीन को वॉर जोन में ही फंसा दिया तो ताइपे पर नियंत्रण पाने के लिए चीन को 20 लाख की सेना ताइवान में झोंकनी पड़ेगी, वो भी आर्म पुलिस और मिलिशिया के साथ। क्योंकि जब ताइवान पर रेड आर्मी की रेड होगी तो जापान की सेना भी ताइवान की रक्षा के लिए जंग में कूद जाएगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जापान के विदेश मंत्री नोबुओ किशी कह चुके हैं कि ताइवान की रक्षा करने के लिए पूरी दुनिया को साथ आना होगा और चीन की ताइवान को हड़पने की साजिश को नाकाम करना होगा। वहीं जुलाई के पहले हफ्ते में जापान के डिप्टी पीएम तारो आसो ने भी ये कहा था कि अगर चीन ताइवान पर अटैक करता है तो चीन को बख्शा नहीं जाएगा। और जब जापान पर कोई हमला होगा तो सिक्योरिटी ट्रीटी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड जापान की संधि के तहत अमेरिका इस युद्ध में कूद जाएगा। जब अमेरिका किसी वॉर जोन में उतरता है तो अंजाम कितना भयानक होता है ये दुनिया 6 अगस्त 1945 को देख चुकी है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने एटम बम फोड़ दिया था। जापान को सरेंडर करना पड़ गया था। तो क्या अब 6 अगस्त जैसा हमला सुपर पावर चीन पर करेगा?
कुछ ही दिन पहले ब्रिटिश अखबार द सन ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी असॉल्ट लैंडिंग और आईलैंड कंट्रोल की प्रैक्टिस कर रही है और बहुत जल्द चीन की सेना ताइवान पर हमला कर सकती है। लेकिन जब तक 6 अगस्त की तारीख का वजूद है, तब तक ड्रैगन की हिम्मत नहीं है कि वो ताइवान की तरफ आंख उठाकर देख ले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मध्य प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्य में खराब मौसम और बारिश की वजह से शिवपुरी और ग्वालियर के बीच रेल सेवा बंद हो गई है। कई सड़कें भी बंद हैं, पुल टूट गए हैं। वायुसेना, BSF और NDRF की टीम लगातार रेस्क्यू के काम में जुटी है। भारी बारिश से शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना जिले के करीब 1200 गांव सैलाब से घिर गए हैं। मध्य प्रदेश में तबाही की कहानी इस डैम के भर जाने से शुरू हुई है। पहले घनघोर बारिश हुई और फिर सिंध नदी से लेकर पार्वती और कूनों में उफान है। सिंध नदी में इतना पानी जमा हो गया कि अटल सागर मड़ीखेड़ा डैम के 10 गेट्स खोल दिए गए। बांध से पानी हाहाकारी सैलाब की शक्ल में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के कई जिले, कई गांव का सामना भयानक सैलाब से हो रहा है। हालात प्रलय जैसे होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। देखिए आसमान से कितनी भयावह तस्वीर नजर आती है। खेत डूब चुके हैं, पुल तबाह हो चुके हैं, रिहायशी इलाके चारों ओर से पानी से घिरे नजर आते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी, श्योपुर और दतिया जिले के बाढ़ पीड़ित इलाकों का हाल जाना। भी चुस्त और दुरुस्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी तत्काल की जो हमारी आवश्यकता है, लोगों को तात्कालिक राहत पहुंचाना, उसके हमने निर्देश दे दिए हैं। एक बार क्षति का आकलन होने के बाद RBC 6-4 हो या बाकी सहायताएं हो, वो सब पहुंचाई जाएगी। तत्काल तो हमको यही करना है कि भोजन पानी की दिक्कत ना हो। फिलहाल वायुसेना ने लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। जल्द ही 4 जिलों में सेना की तैनाती की जाएगी। देखिए, दतिया में एक मंदिर चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। सैलाब इतनी तेजी से आया कि यहां के 2 पुजारी यहीं फंस गए। इसके बाद हेलीकॉप्टर से दोनों को रेस्क्यू किया गया। सैलाब में इस तरह से पुल पार करना बेहद खतरनाक होता है। राघोगढ़ इलाके के आमलिया गांव में भी हादसा हुआ। यहां चेतावनी को नजरअंदाज करने वाले युवक की बाइक बह गई। युवक को स्थानीय लोगों ने बचाया। शिवपुरी में ये सभी लोग नदी के बीच एक पेड़ और उसके बाढ़ पर फंस गए थे। SDRF की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। शिवपुरी के कोलारस की गोरा टीला पर 40 से 45 मजदूर फंस गए थे। अब NDRF की टीम ने इन्हें रेस्क्यू कर लिया है। सभी मजदूर बिहार और बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भिंड में लोग इसी बुजुर्ग की तरह जगह जगह फंसे हुए हैं। पुलिस और NDRF की टीम हर उस जगह पर जा रही है जहां से लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। कमर तक पानी है और ये बुजुर्ग अपनी भैंसों की वजह से रुक गए थे। आप दूसरी तरफ से जिनकी आवाज सुन रहे हैं वो भिंड के SP मनोज कुमार सिंह की है। SP खुद इस तरह के रेस्क्यू में शामिल हैं।
ग्वालियर के मोहना इलाके में पार्वती नदी उफान पर है। अब हाईवे के पुल के ऊपर पानी बह रहा है। फिलहाल ग्वालियर आगरा मुंबई हाईवे को बंद कर दिया गया है। रेलवे लाइन पर भी पानी भर गया है। सैलाब के बीच दूसरों की जान बचाने वाले एनडीआरएफ के जवानों की बस भी सैलाब में फंस गई। शिवपुरी में तेज लहरों को क्रॉस कर रही बस पलटते पलटते बच गई। बस फंसने की वजह से एनडीआरएफ के जवान काफी देर तक फंसे रहे। बाद में ट्रैक्टर की मदद से बस को निकाला गया। सिंध नदी की प्रलयंकारी लहरों के आगे बड़े बड़े पुल भी नहीं टिक पा रहे हैं। दतिया में 2 पुल अब तक सैलाब में बह चुके हैं। शिवपुरी में लोगों के सामने सैलाब के साथ दूसरी मुसीबत के तौर पर मगरमच्छ तक से सामना हो गया है। नदी का पानी अब गांव में आ चुका है और सैलाब में बहकर मगरमच्छ भी रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। शिवपुरी के बहगवा गांव में तबाही का मंजर देखने को मिला। इस गांव की आबादी करीब 3 से 4 हजार के आसपास है। मंगलवार को जब सिंध नदी का पानी बांध से छोड़ा गया तो यहां सुबह 3 बजे पानी भरना शुरू हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ऊंचाई पर जाकर अपनी जान बचाई। श्योपुर जिले में भारी बारिश हुई है। टापू बन चुके श्योपुर जिले को पानी ने चारों ओर से घेर लिया है। फिलहाल श्योपुर का राजस्थान से सड़क संपर्क टूट गया है। शिव की नगरी कहे जाने वाले श्योपुर शहर में बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव से गली मोहल्ले में भी पानी भर चुका है। कई इलाकों में लोग छत पर रह रहे हैं। विजयपुर वीरपुर इलाकों में 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ से बेहाल हैं। चंबल नदी में भी जबरदस्त तूफान है। नदी खतरे के निशान से 13 मीटर ऊपर जा चुकी है। चंबल का पुराना पुल भी डूब चुका है। 50 गांव अब सैलाब से पूरी तरह से घिर चुके हैं। मकरंद काले, भोपाल, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के दतिया में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ में फंसे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ये जानकारी मिल रही है। नरोत्तम मिश्रा को एयरलिफ्ट किया गया क्योंकि वो बाढ़ में फंस गए थे। बाढ़ में फंसे हुए लोगों से मिलने पहुंचे थे नरोत्तम मिश्रा। जब वो खुद भी बाढ़ में फंस गए, उन्हें एयरलिफ्ट कर यहां से बाहर निकाला गया। तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, नरोत्तम मिश्रा को एयरलिफ्ट कर दतिया से, मध्य प्रदेश में दतिया से लाया गया। यहाँ पर बाढ़ में फंसे लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे नरोत्तम मिश्रा, जब वो खुद भी इस बाढ़ के कहर के बीच फंस गए। और तस्वीरें देखिए, नरोत्तम मिश्रा को रेस्क्यू करने की, बाढ़ से बचाकर बाहर निकालने के लिए उनको हेलीकॉप्टर भेजा गया और फिर एयरलिफ्ट कर यहां से बाहर निकाला गया। तो ये हालत इस समय मध्य प्रदेश की है। चारों तरफ कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। मंत्री जी भी जब जायजा लेने के लिए पहुंचे लोगों के बीच बाढ़ का, तो ये हुआ कि उनको एयरलिफ्ट कर बाहर निकालना पड़ा। बीते साल अगस्त महीने में हमने आपको बता दिया था कि चीन पाकिस्तान के लिए टाइप 054 AP श्रेणी का मल्टीपर्पज स्टेल्थ फ्रीगेट बना रहा है। अब खबर है कि चीन ने इसे लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान की नौसेना के पास बीते साल तक केवल 9 फ्रीगेट्स थे, 5 सबमरीन, 10 मिसाइल बोट और 3 माइन स्वीपर थे। भारत से जब भी पाकिस्तान की टक्कर होती तो जिन्ना का मुल्क बुरी तरह हारता। इसीलिए अब चीन ने पाकिस्तान को विनाशकों की सप्लाई शुरू कर दी है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी खबर आई जिससे चीन, पाकिस्तान और तालिबान तीनों शॉक्ड रह गए। टाइप 054 फ्रिगेट शिप, यही नाम है उस जंगी तोहफे का जिसे चीन ने पाकिस्तान के लिए तैयार किया है। 3 अगस्त को शंघाई के फुडोंग झोंगहुआ शिपयार्ड में टाइप 054 फ्रिगेट शिप की लॉन्चिंग हुई। टू फ्रंट वॉर के सिद्धांत पर काम कर रहे ये दोनों ही देश पूरी स्ट्रेटजी के साथ जुटे हुए हैं। नापाक साजिश की अगली कड़ी टाइप 054 फ्रिगेट शिप है। सूत्रों के मुताबिक टाइप 054 फ्रिगेट शिप मॉडर्न वॉरफेयर के सिस्टम से लैस है।
इसमें सब सरफेस और एंटी एयर वेपन भी लगे हुए हैं। लेकिन चाइनीज जंगी साजो सामान जुटाकर जश्न मनाने वाले पाकिस्तान के लिए तो बैड न्यूज है। पहली बैड न्यूज ये कि पेंटागन की डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी यानी DSCA ने 2 अगस्त को एंटी शिप मिसाइल हार्पून को भारत को देने की डील पर मंजूरी दे दी है। यह डील तकरीबन $82 मिलियन की है। हार्पून पर दुनिया के 30 देश आंख बंद करके भरोसा करते हैं। किसी भी मौसम में हमला करने वाली इस मिसाइल को अमेरिकी कंपनी मैकडॉनल्ड डगलस बनाती है। अब आपको पाकिस्तान के लिए दूसरी बैड न्यूज बताते हैं। 4 अगस्त से अमेरिकी आर्मी के मुखिया जनरल जेम्स C. मैकॉनविले 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अफगानिस्तान हथियाने के लिए पाकिस्तान ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पाकिस्तान को डर है कि इस यात्रा से उसका तालिबान के साथ खेल खराब हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई है। परिवार वाले इंसाफ की मांग करते हुए धरने पर बैठे हैं। बच्ची के साथ बर्बरता हुए आज चौथा दिन है। 4 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन ताज्जुब है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक दलों की अपनी अपनी सियासत भी जारी है। आज बच्ची के परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। बच्ची के परिवार ने हैवानियत पर सियासत की बजाय इंसाफ की अपील की है। बेटी को न्याय चाहिए। पागल हो रही रो रो के। दर्द है, आ है, आक्रोश है। ये उस माँ की आवाज है जिसकी मासूम बच्ची को जिंदा जला दिया है हैवानों ने, वो भी दिल्ली में। इल्जाम है 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या करने का। दिल्ली कैंट से सटा है नांगल इलाका। यहीं राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला परिवार रहता था। आरोप है कि 1 अगस्त की शाम में 9 साल की बच्ची का पहले रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और फिर शमशान घाट पर उसे जबरदस्ती जला दिया गया। रविवार की शाम 5:30 बजे की ये घटना है। लड़की अपने घर से ठंडा पानी लेने के लिए यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर एक शमशान घाट है जहाँ पर वाटर मशीन लगी हुई है, वहाँ से प्यूरीफायर लगा हुआ है, वहाँ से पानी वाटर कूलर से पानी लेने के लिए जाती है और वहाँ पर उसके साथ शर्मसार करने वाली घटना होती है। माँ बाप की इकलौती औलाद की रेप और हत्या के आरोप में पुलिस ने राधेश्याम, कुलदीप कुमार, लक्ष्मी नारायण और मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस की तफ्तीश के बीच राजनीति चरम पर है। हत्या के 3 दिन बाद सुबह सुबह राहुल गांधी पहुंचे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। बच्ची के माता पिता से मिले, उसके हक में लड़ने का वादा किया। मैं उनके साथ खड़ा हूं, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं सर इस घटना को लेकर? देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरा काम उनकी मदद करने का। धन्यवाद। राहुल गांधी जब मिलने के लिए पहुंचे तो इलाके के लोगों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। इसके बाद अरविंद केजरीवाल पहुंचे। उन्होंने परिवार से मुलाकात की और 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है। उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। लोगों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी विरोध किया। हंगामे के बीच केजरीवाल वहां से निकले। रेप और हत्या पर राजनीति के बीच विपक्ष के निशाने पर वो केंद्र सरकार है जिसके अंदर दिल्ली पुलिस है। लिहाजा बीजेपी की ओर से संबित पात्रा आए। उन्होंने कुछ यूं विपक्ष पर पलटवार किया। कल भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अ दलित्स डॉटर इज इंडियाज डॉटर। इसमें कोई दो मत नहीं है। दलित की बेटी हिंदुस्तान की बेटी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। किंतु दलित की बेटी राजस्थान की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? दलित की बेटी छत्तीसगढ़ की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? पंजाब की होशियारपुर की टांडा गांव की दलित की बेटी जिसके साथ जघन्य अपराध होता है,
क्या वो दलित की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? या हम हिंदुस्तान को भी सरकार और राजनीति के हिसाब से बांट करके दलितों की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? ये बहुत दुखद है। पुलिस इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि शुरू में उसने हल्की धाराएं लगाई थी आरोपियों के खिलाफ। बाद में जब SC/ST आयोग ने दखल दी तब पुलिस ने यू टर्न लेते हुए गैंगरेप, हत्या और पॉक्सो एक्ट जैसी धाराएं जोड़ी। बच्ची के साथ बर्बरता पर सियासत से परिवार भी खफा है, हैवानियत पर राजनीति न करने की अपील कर रहा है। क्या हुआ मेरी बच्ची के? मुझे बताओ कि तेरी बच्ची के करंट लग गया है। मैंने कहा मेरी बच्ची के कैसे करंट लग गया? मेरी बच्ची का तो ऐसे करंट लग ही नहीं सकता। नहीं करंट लगा तो अब इसके मैंने चोट देखी, जब हाथ में हाथ पकड़ा मैंने, जैसे कहाँ किस जगह पे चोट लगा हुआ था उसको? जैसे मैंने हाथ पकड़ा जैसे बाकी इतनी चोट लग रही थी बच्ची के। होठ बच्ची के काले पड़ गए। बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए परिवार धरने पर बैठा है। इलाके के लोग उसके साथ हैं ताकि हैवानों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।